रहा है पीक वहीं पर क्लोरोफिल बी भी ब्लू वॉयलेट रेड में दे रहा है, लेकिन क्लोरोफिल ए ज्यादा रेड में दे रहा है, वो ज्यादा ब्लू वॉयलेट में दे रहा है, राइट। और कैरोटीनॉइड्स एक्चुअली ब्लू वॉयलेट में देने के बाद आगे पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं, राइट। तो ये पता चल गया इसके थ्रू जब इसको कंपेयर किया एक्शन स्पेक्ट्रम से कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, राइट, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मेन पिगमेंट हमारे पास क्लोरोफिल ए ही है, जिसकी एक्टिविटी की वजह से पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है, राइट। देन वी डिफाइन, जब हमने इनकी अरेंजमेंट की तो उसमें फोटो सिस्टम बनाया, राइट। फोटो सिस्टम क्या था हमारे पास, राइट, फोटो सिस्टम इज डिफाइंड एज, जब हमने प्रॉपर अरेंजमेंट की थी, राइट, किसकी प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाई थी यहाँ पर, राइट, एंटीना मॉलिक्यूल्स के साथ टॉप पे क्या दिया था, रिएक्शन सेंटर, और उसी के साथ साथ हमने कहा जो हमारे पास एंटीना मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, दे विल टेक अप द एनर्जी एंड ट्रांसफर दैट एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए व्हिच इज अ रिएक्शन सेंटर, and the reaction center go for the excitation and release of the electron from the cell, right, from the shell, sorry, and go for the photochemical reaction and leading to the production of the ATP and NADPH plus H plus, that is acceleration power synthesis will occur, right। तो ये हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस हुआ। अब हमने कहा यहाँ पर कि हमारे पास जो फोटो सिस्टम है, राइट, जिसमें फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफर हमने यहाँ पर डील किया था, इसमें हमने दो टाइप इसके पढ़े, वन इज कॉल्ड PS1 एंड अदर इज कॉल्ड एज द PS2, राइट। जो हमारे पास PS1 सिस्टम है उसमें डिफरेंस है कि उसका क्लोरोफिल ए जो है वो एक्साइट कितने पे होता है, 700 नैनोमीटर पे, जबकि PS2 वाले का क्लोरोफिल एक्साइट कितने पे होता है हमारे पास 680 नैनोमीटर पे, राइट। तो हमने ये एक्साइटेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इनका पढ़ा, राइट, जिसके बेसिस पे हमने दो मेन फोटो सिस्टम बना। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी हमने इसे नाम दिया कि पहले PS1 और फिर हमने PS2 का नेम दिया डिस्कवरी के बेसिस पे, राइट। यहाँ तक कंप्लीटेड बच्चा। अब इसी के अंदर इफ वी विल से, राइट, कि अब ये PS1 PS2 प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, राइट, प्लांट में प्रॉपरली ये वर्क करते हैं, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें किसने डिफाइन किया, हाउ वी गेट टू नो अबाउट इट, राइट। अब मेन टास्क ये था हमें देखने का कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली प्लांट सिस्टम के अंदर PS1 PS2 दोनों कोऑर्डिनेटिवली साइमल्टेनियसली एक साथ मिलके काम करते हैं। तो वी गेट टू नो फ्रॉम इट from the experiment which is called Emerson enhancement experiment, right। एक एक्सपेरिमेंट से हमने इसको आइडेंटिफाई किया एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज द एमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, राइट, व्हिच इज आल्सो बीइंग नेम्ड एज, जिसको हमने एक नाम और दिया एमर्सन एनहांसमेंट को, राइट, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट। तो वी जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट एमर्सन, जस्ट अ सेकंड। Emerson enhancement experiment, also called red drop experiment। अब एमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट और रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, राइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट, राइट। एमर्सन ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था on chlorella, that's a green algae member, right, उस पे ये बेसिकली परफॉर्म किया और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसमें हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज इफ आई गिव 400 to 680 नैनोमीटर, मैंने प्लांट को सिर्फ इतना दिया 400 to 680 नैनोमीटर, तो उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आया इतना, दैट इज P1। फिर मैंने प्लांट को दिया 680 to 700 नैनोमीटर, उसमें मेरे पास आई वैल्यू P2, P इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर मैंने उसे पूरा 400 to 700 नैनोमीटर दे दिया, I get the value P3 which is greater than or equal to the sum of P2 plus P1। इसका मतलब अगर हम यहाँ ये कहते हैं कि लाइट इंटेंसिटी आपने सबसे पहले 400 to 680 दिया होगा तो इट रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ, इसने किसकी एक्साइटेशन की होगी बेटा, PS2 ओनली, PS2 की एक्साइटेशन की, राइट। इसने एक्साइटेशन किसकी की, both PS2 और PS1, नो 680 to 700 है ना बस, तो 680 से ज्यादा कर दिया ना, 680 आपने नहीं दिया उसको,
680 to 700 के बीच में, तो PS2 आपका एक्साइट नहीं हुआ, राइट। लेकिन यहाँ पर किसकी एक्साइटेशन हो गई? एक्साइटेशन ऑफ बोथ PS1 एंड PS2, दोनों एक्साइट हो गए। तो हमने कहा यहाँ हमारे पास एक्साइटेशन हो गई बोथ PS1 एंड PS2। अब दोनों PS1 PS2 का अगर हम एक्साइटेशन देख रहे हैं कि हमारे पास हो रहा है, राइट, सो ऑन दैट टास्क वी विल डिफाइन, राइट, कि अगर हम इसमें देखें कि ठीक है एक्साइटेशन PS1 PS2 का दोनों का हो रहा है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है हमारे पास? इट विल से rate of photosynthesis get double or enhanced when both the systems work simultaneously in coordinated manner। अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में दोनों ही फोटो सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? एनहांस हो जाएगा, राइट। तो वी जस्ट से दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट डबल और एनहांस, राइट, बेस्ड ऑन दिस। गॉट दिस थिंग नाउ? अंडरस्टूड टिल हियर, राइट। तो इसीलिए यहाँ से क्या कहा गया, राइट, तो इमर्सन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट ने ये स्टेट कर दिया हमारे पास, राइट, इसे डायरेक्टली स्टेट जो कि हमारे पास स्टेटमेंट, राइट, कि इफ बोथ PS1 एंड PS2 वर्क टुगेदर इन साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटेड मैनर, देयर विल बी enhanced rate of photosynthesis, enhanced rate of photosynthesis, which will show Emerson's enhancement effect. Got this point now? And if wavelength beyond 700 nanometer is provided, 700 के बाद की वेवलेंथ अगर प्रोवाइड की जाती है, then there will be decline in the rate of फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली बात है 700 से बाहर चलेगा तो विजुअल रेंज से बाहर चलेगा, विजुअल रेंज के बाहर तो वर्क करेगा नहीं, तो हम क्या कह देंगे? देयर विल बी डिक्लाइन इन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, राइट। सो देयर विल बी डिक्लाइन इन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, राइट, जो हमने यहाँ डिफाइन किया, विच इज कॉल्ड एज द रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्योंकि 700 तक कौन है? रेड रेंज, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास? रेड के बाद डायरेक्टली ड्रॉप इन द फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट। Clear? मैम एक बार वापस बताना, रेड ड्रॉप इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर द रेड इज 660 to 700 नैनोमीटर, तो आपने 660 to 700 नैनोमीटर जब प्रॉपर उसको दे दिया और 700 से ऊपर अगर आप 710 पे चले गए तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि आप विजिबल से बाहर जा चुके हो। यस मैम, राइट। तो यही उसने बोला कि वेवलेंथ बियॉन्ड 700 नैनोमीटर इज प्रोवाइडेड, देन इट विल लीड टू दिस। ओके, करेक्ट एवरीवन, राइट। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चा? ठीक है। तो अब हमें ये समझ आ गया कि PS2 PS1 का डिस्कवरी कैसे हुआ, ये भी समझ आ गया कि इनका एनहांस्ड इफेक्ट कब शो होता है, कि कब ये एनहांस्ड इफेक्ट सॉरी शो करते हैं, और फिर ये भी क्लियर हो गया कि 700 के बाद ये डिक्लाइन शो कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ रेड ड्रॉप इफेक्ट, हम इसे स्टेट करें। अब इसी में ही हमने यहाँ पर राइट इसको डिफाइन नेक्स्ट किया, दैट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ PS2 एंड PS1, ये प्रेजेंट कहाँ पर है, राइट। तो वी हैव टू टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ PS1 एंड PS2। क्या पोजीशन है इनकी?
कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, राइट, दैट वी हैव टू स्टेट अबाउट, राइट, कि कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास। तो अब हमने अगर पोजीशन की बात की, हमने कहा वी हैव व्हाट, हमारे पास बेसिकली ग्राना प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ग्राना, और इसमें थाइलाकॉइड जो प्रेजेंट है उन्हें हम सिंपल नाम देते हैं ग्रानल थाइलाकॉइड्स। इसी तरीके से हमारे पास ग्राना प्रेजेंट। जो ये ग्रानल थाइलाकॉइड है, दे आर गोइंग टू बी कनेक्ट टुगेदर, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से वाया स्ट्रोमा लेमिना, right, or very good, that's called as the Fred channel, or I can also name it as the stromal thylakoid, क्योंकि जो ग्राना में पैक नहीं है वो कहाँ हुआ, स्ट्रोमा में, तो सिंपल कॉल्ड एज दी स्ट्रोमल थाइलाकोइड। अब अगर मैं ग्राना में देखूं बच्चे, तो ये जो मेम्ब्रेन है ग्राना की, ये वाली मेम्ब्रेन और जो ये मेम्ब्रेन्स, अगर इसमें देखा जाए तो मैं सिंपल सा ये कह सकती हूँ कि जो मेम्ब्रेन इसकी दबी हुई है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, वो कौन सी है, ये मेम्ब्रेन, ये this one, ये तीनों चारों ओवरलैप्ड है ना एक दूसरे से। तो जब ओवरलैप्ड है तो इन्हें हमने नाम क्या दे दिया, दे आर कॉल्ड एप्रेस्ड मेम्ब्रेन, जो एक दूसरे से एप्रेस्ड है, एक दूसरे से ओवरलैप्ड है। जो बिल्कुल फ्री है, जिसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, वो कौन सी है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। तो ये कौन सी हो गई मेरे पास, नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो टॉप मोस्ट वाली नॉन एप्रेस्ड, उसके बाद बिलो वाली भी क्या हो गई मेरे पास, नॉन एप्रेस्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन, राइट। अब बताओ स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में कौन सी मेम्ब्रेन है, एप्रेस्ड है नॉन एप्रेस्ड, नॉन एप्रेस्ड, नॉन एप्रेस्ड। किससे दबी हुई है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, अकेली तो है, राइट। तो इट इज गोइंग टू बी दी नॉन एप्रेस्ड, राइट एवरीवन, गॉट दिस थिंग। अब जो पोर्शन हमारे पास सेल में नॉन एप्रेस्ड है, उस नॉन एप्रेस्ड पोर्शन पे वी हैव दी प्रेजेंस ऑफ, ये से बाहर वाले एरिया पे भी, क्योंकि बाहर वाले जोन्स भी हमारे पास क्या है इसके, नॉन एप्रेस्ड पोर्शन। So we have the presence of one pigment system, and on the other side, which is there on the appressed portion, वहां पर हमारे पास क्या है, another pigment system, right? So we can simply say that is the pigment system which is present as this is the PS2, and the pigment system which is present on the non-appressed is the PS1. यस मैम। समझ आया सबको पॉइंट। तो हमने सिंपल सा यहाँ पर कहा कि जो हमारे पास PS1 है, ये कहाँ लोकेटेड है, तो लोकेटेड ऑन नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इन बोथ ग्राना, ग्राना में भी हमें मिलेगा, एंड स्ट्रोमा लेमिना, एम आई राइट, दोनों में मिलेगा मुझे स्ट्रोमा लेमिना। फेसिंग टुवर्ड्स, ये चीज ध्यान रखनी है, ये फेस किसकी तरफ करता है, टुवर्ड्स स्ट्रोमा। बाहर वाला पोर्शन क्या है, स्ट्रोमा, लेकिन इसके अंदर थाइलाकॉइड के अंदर वाला पोर्शन क्या है, ये थाइलाकॉइड ल्यूमेन, नहीं। तो इस PS1 फेस किसकी तरफ करता है, टुवर्ड्स स्ट्रोमा, नॉट टुवर्ड्स थाइलाकॉइड ल्यूमेन, राइट। इसका रीजन है अभी आगे पढ़ाऊंगी। PS2 is located on appressed membrane of grana या stroma lamina, दोनों में या सिर्फ ग्राना में, सिर्फ ग्राना में, इन ग्राना ओनली, स्ट्रोमा लेमिना में नहीं है। फेसिंग टुवर्ड्स thylakoid lumen. Got the positions everyone? स्ट्रोमा लेमिना में क्यों नहीं होता PS2? स्ट्रोमा लेमिना में एप्रेस नहीं है ना मेम्ब्रेन, सिर्फ नॉन एप्रेस्ड, और एप्रेस्ड पे ही प्रेजेंट हो सकता है PS2। ओके मैम, ठीक है।
कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से अंडरस्टूड? चलिए अब आगे बढ़ें। Now let's talk about the process of light reaction. क्या प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, वो स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट डिटेल्ड प्रोसेस स्टार्टिंग विद द ए पार्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। राइट, नॉन साइक्लिक का मतलब नॉट गोइंग टू बी साइकिल्ड बैक, प्रोडक्ट वापस साइकिल बैक नहीं होगा प्रोसेस में। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉस्फोराइलेशन इज एटीपी सिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी की सिंथेसिस होना, दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। राइट मैम स्क्रॉल अप कर दो एक बार। यहाँ तक सब पहले फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि फिर नॉन साइक्लिक स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल्ड प्रोसेस फिर साइक्लिक का, फिर केमियोस्मोटिक हाइड्रोलिसिस। हो गया। Done it? Everyone completed? यहाँ तक अच्छे से? Shall I move forward? Yes मैम। Okay guys. Yes ma'am. Now, non-cyclic photophosphorylation involve both PS2 and PS1, दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। अब कैसे करता है, that I'm going to start with। पहले हेडिंग नोट कर लो, फिर मैं पूरा एक नया पेज ओपन करूंगी। राइट, अब क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रिएक्शंस हैं, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करनी है इनकी, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और उसी के साथ साथ डायरेक्ट पूछा भी जाता है इसके अंदर, राइट, कि क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कहाँ पर क्या इवेंट हो रहा है, राइट, तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। ओके गाइस, नाउ अब हमने इसमें क्या किया है नॉन साइक्लिक में, क्योंकि मुझे PS2 PS1 दोनों चाहिए, राइट, एक साथ वर्क करने के लिए, तो मैं वो पार्ट मेम्ब्रेन का लूंगी, राइट, जहां मुझे दोनों एक साथ मिलेंगे। तो आई हैव जस्ट ओपन अप वन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, मैंने पूरी एक मेम्ब्रेन को ओपन किया है बच्चा। दिस इज द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एज अ कंप्लीट। ठीक है, अब मैं इसका अगर आपको एक छोटा व्यू भी बताऊं, तो मेरे पास ये एक थाइलेकॉइड का सरफेस है, ठीक है, इस थाइलेकॉइड में ये इसकी एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, यहाँ पर इसमें PS2 लोकेटेड है, यहाँ पर PS1 लोकेटेड है। तो मैंने ये मेम्ब्रेन का पार्ट ओपन किया, इसमें एक तरफ PS2 है, एक तरफ PS1 है। समझ आया सबको? तो ऑन दैट कॉन्ट्ररी मैंने कहा ये मेरे पास थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेनस है, आई हैव जस्ट ओपन इट लाइक दिस। ये मेरे पास यहाँ पर एक तरफ लोकेटेड है PS2 और यहाँ एक तरफ मेरे पास क्या लोकेटेड है, PS1, राइट। और ऑब्वियस सी बात है PS1 किसको फेस करता है हमारे पास, ऊपर वाला पोर्शन स्ट्रोमा, एंड नीचे वाला पोर्शन हमारे पास थाइलेकॉइड ल्यूमेन। एवरीवन गॉट दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? समझ आ गया यहाँ तक बचा? लेबलिंग क्लियर है, राइट। दिस इज PS2, दिस इज PS1। यस मैम। ठीक है, राइट, ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब PS2 PS1 ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एनर्जी देती हूँ, दोनों में लाइट एनर्जी इन पे रेडिएट करती है, तो लाइट एनर्जी सबसे पहले टारगेट अप किसको करेगी, तो इट विल टारगेट अप PS2, बिकॉज PS2 680 पे एक्साइट हो जाएगा। PS1 थोड़ा टाइम ले लेगा आगे, क्योंकि वो एक्साइट किस पे होगा, 700। करेक्ट एवरीवन, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर 4 फोटॉन्स हमारे पास स्ट्राइक अप हुए PS2 पे, 4h म्यू। 4h म्यू का सिंपल मीनिंग 4 फोटॉन्स, राइट, दैट इज 4h म्यू। हर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए रेडी रहते हैं, राइट। तो अब 4 फोटॉन्स आए, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसके शेल में से एक्साइट अप हो गए,
there is an excitement of the 4 electrons and the release of these 4 electrons. तो अब PS2 मेरे पास जो इसका क्लोरोफिल A है वो 4 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट हो चुका है क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल चुका है, राइट. इट इज बीइंग नाउ डेफिशिएंट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स. नहीं, कौन भरेगा, कैसे भरेगा, अभी देखते हैं उसके अंदर. अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स गए बाहर, दे आर बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेड बाय, सबसे पहले एक्सेप्ट किया फियोफाइटिन ने. And pheophytin is the primary acceptor of PS2. PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है, पहला एक्सेप्टर है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. तो हमने कहा PS2 ने 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन पिकअप कर लिए. फर्स्ट एक्सेप्टर दैट इज फियोफाइटिन. फियोफाइटिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी अप हुए टू एन अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम B6F. But cytochrome B6F has a condition that I'll work when my assistant will be excited. अब इसका assistant कौन है? The assistant is plastoquinone. Plastoquinone that is PQ. PQ ने ये 4 इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन PQ ने एक कंडीशन रखी. उसने कहा मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूंगा और पास भी करूंगा, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 2H+ चाहिए, राइट. हर इलेक्ट्रॉन के लिए 2H+ चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने H+ चाहिए इसको? 8 H+ लिए, 4 इलेक्ट्रॉन लिए, PQH2 बना. PQH2 वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और फिर से 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? साइटोक्रोम B6F. साइटोक्रोम B6F ने कहा मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, मैं प्रोटॉन नहीं लेता. अब अगर मैं प्रोटॉन नहीं लेता तो प्रोटॉन कहाँ जाएंगे? तो प्रोटॉन को हमने कहाँ भेज दिया? टू थाइलेकोइड ल्यूमन. वापस तो भेज नहीं सकते थे स्ट्रोमा में, तो हमने भेज दिया थाइलेकोइड ल्यूमन. मीन सबसे पहला कैरियर मेरे पास आया फियोफाइटिन, दूसरा मेरे पास आया साइटोक्रोम B6F इन्वॉल्विंग प्लास्टोक्विनोन, PQ को इन्वॉल्व करके. जब साइटोक्रोम B6F ने ले लिए थे तो साइटोक्रोम B6F ने फिर दे दिया प्लास्टोसाइनिन को, दैट इज कॉल्ड PC. जितनी देर में ये चेन ऑफ रिएक्शन चल रही थी उतने ही टाइम में PS1 भी एक्साइट हो चुका था. PS1 को भी 4 फोटॉन्स मिले जैसे PS2 को मिले थे 4H म्यू, राइट. तो हमने कहा यहाँ पर इसने भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइट शेल से बाहर कर दी. इसका शेल खाली है, इसके शेल को फिल करने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए? प्लास्टोसाइनिन. तो इसका शेल तो फिल हो चुका है आराम से, ठीक है, राइट. एट द सेम टाइम ये 4 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लिए हमारे पास किसने? फाइलोक्विनोन और वी कैन से FES प्रोटीन. सबसे पहले ये इनटेक किए बाय FES प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन. फिर उसके बाद आपके क्विनोन ने, क्विनोन के बाद FD फेरिडॉक्सिन ने, राइट. FD ने लिए, दैट इज दी फेरिडॉक्सिन, राइट. फेरिडॉक्सिन ने ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इट हैज गिवन अप टू द एंजाइम जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के एकदम ऊपर ही है और स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड FNR एंजाइम, राइट. अभी फुल फॉर्म लिखवाऊंगी इनकी. FNR एंजाइम को कितने इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं? 4. FNR एंजाइम ने 2 NAD+ लिए, NADP+, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिए और स्ट्रोमा से 4H+ उधार लिए और इसको चेंज कर दिया 2 यूनिट ऑफ NADPH प्लस H+ के. काम पूरा हो गया हमारे पास कि जो हमें चाहिए था एक्चुअली में, राइट, कि फाइनली हमारे पास एसिमिलेटरी पावर बननी शुरू हो जाए, वो बननी शुरू हो गई और इलेक्ट्रॉन का कहीं डिसबैलेंस भी नहीं हुआ, राइट. उसी के साथ साथ जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो PS2 के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े थे जो शेल में नहीं थे वो कैसे मिले? तो थाइलेकोइड ल्यूमन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ OEC कॉम्प्लेक्स के थ्रू, राइट. और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर चेंज हुआ 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2. तो O2 तो इवॉल्व हो गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? क्लोरोफिल के पास, दैट इज PS2. कंप्लीट यहाँ तक. Yes guys, right. So we simply say
हमने ये कहा कि हमारे पास अगर देखा जाए तो इट इज बीइंग फॉलोइंग द थिंग कि आपने सबसे पहले PS2 को एक्साइट किया, उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए शेल से बाहर, तो 4 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट हो गया। उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर ने वर्क किया, जो इसके सिस्टम का खुद का नहीं है, दैट इज द वाटर यूनिट, right? And water unit has used it, right, to split up and releases the electron proton, जहाँ electrons will be accepted by the, right, आपका एक्सेप्ट किसने किया? PS2 ने, और उसी के साथ साथ प्रोटॉन कहाँ रह गए? थाइलाकॉइड ल्यूमन में, और ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास? इवॉल्व हो गया, राइट। जो PS2 से निकले थे वो सबसे पहले उसके प्राइमरी एक्सेप्टर ने कैरी अप किया, विच इज कॉल्ड एज द फियोफाइटिन ने साइटोक्रोम B6F को दिया, इन बिटवीन कैटलाइजिंग प्लास्टोक्विनोन रिएक्शन को कैटलाइज किया, जहां पर प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट भी बना। फिर साइटोक्रोम B6F ने फाइनली दे दिया प्लास्टोसाइनिन को, एंड प्लास्टोसाइनिन गिव इट टू दी PS1, क्योंकि PS1 तब तक अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर चुका था, PS1 का शेल भी क्या हो चुका था? खाली। PS1 ने ये 4 इलेक्ट्रॉन FES प्रोटीन को दिए, एंड FES प्रोटीन से फिर ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसके पास चले गए? फाइलोक्विनोन के बाद फेरेडॉक्सिन के बाद एक एंजाइम के पास जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, राइट, दैट इज बीइंग द फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, right? We just say to be the pyridoxine NADP reductase enzyme. Completed यहाँ तक? Yes, sir. Completed है बच्चा? Everyone done? Right. तो अब मुझे बताओ प्रोटॉन ग्रेडियंट बना क्या? Is there a formation of the proton gradient in between stroma and thylakoid lumen? Yes, ma'am. Yes. Right. And what are the factors which are responsible for making this proton gradient? क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन पाया है? मैम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन थाइलाकॉइड ल्यूमन, फाइन। उसके अलावा एंड मैम ये जो हमारे पास NADP+4H+ जो बन रहा है स्ट्रोमा में, ये भी 4H+ वो कंज्यूम कर रहा है। उसी के साथ साथ क्या साइटोक्रोम B6F भी 8H+ का मूवमेंट करा रहा है? yes, के थ्रू भी हो रहा है हमारे पास, राइट। तो ये सब मिलके क्या कर रहे थे? फॉर्मिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट ओनली ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट को ही फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से हमने कहा अगर देखा जाए तो टोटल 12H+ का ग्रेडियंट आपका बन गया इन द केस ऑफ द स्ट्रोमा, और 12H+ कम हो गए, राइट, इन द केस ऑफ द थाइलाकॉइड ल्यूमन। एम आई राइट? ये स्टेटमेंट ठीक है या रिवर्स करूं? स्ट्रोमा में 12H+ डेफिशिएंट हुए हैं या एफिशिएंट हुए हैं? डेफिशिएंट। तो स्ट्रोमा में 12H+ की कमी हो गई। कैसे? 8H+ साइटोक्रोम B6F के टाइम पे लिए गए प्लास्टोक्विनोन के थ्रू, और उसके बाद 4H+ किसने लिए हमारे पास? NADP+ ने। तो 8+4 कितने हो गए? 12H+ की कमी हो गई। वहीं थाइलाकॉइड ल्यूमन में देखो 8H+ तो साइटोक्रोम B6F से आ गए, और 4H+ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आ गए। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से भी H+ अगर आ रहे हैं, राइट, और उससे भी आ रहे हैं, तो टोटल 8+4 हमारे पास कितना हो गया? वहां पे 12। तो मीन्स ग्रेडियंट कितने का बन चुका है यहाँ पर बच्चे? 12H+ का। अंडरस्टूड एवरीवन? कंसेप्ट समझ आया सबको अच्छे से? ओके गाइस, अब क्वेश्चन देखो क्या आता है इसके अंदर। वी से द वेरी फर्स्ट थिंग, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द PS2, अगर हम कहते हैं यहाँ पर, मैं क्वेश्चन वाइज इसमें लिखती जाऊंगी और वो ध्यान से समझते जाना, फिर इसी में इसका Z स्कीम वगैरह समझाती हूँ क्या कहते हैं उसे हम, राइट। सबसे पहले हमने कहा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1। PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है हमारे पास? फियोफाइटिन। PS1 का FES protein, right, or we can say
क्यूनॉन, राइट, ये भी हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा सेकंड, मैम वो तो सेकंड स्टेप पे है ना, एफपीएस प्रोटीन ने लिया फिर उसके बाद क्यूनॉन ने लिया। हाँ तो बेटा कभी कभी आपका एफपीएस प्रोटीन नहीं होता तो फाइलोक्विनोन ही लेते हैं, दैट्स राइट। अच्छा, अब फाइलोक्विनोन को बहुत बार क्वेश्चंस में ना पीक्यू ना लिख के ना आपको सिर्फ क्यू मिलेगा, क्यूनॉन भी मिल सकता है। You can also get the name as quinone instead of the phylloquinone, तो ध्यान रखना, राइट। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2, PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? PS2 से रिलीज इलेक्ट्रॉन्स का पियोफाइटिन। पियोफाइटिन, right, पियोफाइटिन, right, that's the primary acceptor of the PS2। and पियोफाइटिन होता क्या है? पियोफाइटिन is क्लोरोफिल माइनस मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मैग्नीशियम है ना, अगर उसे हटा दोगे ना तो द रिमेनिंग यूनिट व्हिच इज बीइंग लेफ्ट इज कॉल्ड एज पियोफाइटिन, उसको हम पियोफाइटिन का नाम दे देंगे, राइट। तो हमने कहा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द PS2 इज पियोफाइटिन, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1 इज दिस। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन PS2 एंड PS1, साइटोक्रोम B6F। नो, प्लास्टोसाइन। एग्जैक्टली। अब PS1 और PS2 के बीच में अगर कनेक्टिंग लिंक देखा जाए तो मीन्स इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है which is the one defined as the प्लास्टोसाइन, राइट। तीनों चीजें ध्यान रहेंगी, राइट। पोलराइजेशन ऑफ वाटर अकर इन, yes everyone, Thylakoid lumen. thylakoid lumen, right, and formation of reducing power occur in Stroma. Stroma. right, bilkul, formation of reducing power is done by the help of the stroma, right। so that are being the one which we will define, right, as a complete, right, जो हमने इसमें define किया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट, जिसमें अब ध्यान रखना ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर की स्प्लिटिंग इज डन बाय ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जहां पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एक टास्क जो करता है, राइट, दैट्स द ओनली वन कि इट विल फॉलो अप द वाटर का ब्रेक डाउन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, ताकि हम प्रोड्यूस किसको कर सकें, राइट, ऑक्सीजन को और मेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को। दैट्स व्हाई वाटर इज बीइंग वर्किंग एज द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर, ये वाटर को हम वर्क कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की तरह, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, इस रीजन की वजह से हम यहाँ पर ये स्टेट करते हैं, राइट। हाँ जी मैम ATP पियोफाइटिन से जो ATP पे आऊंगी बच्चों, अभी आऊंगी। मैम ये 8+ जो हमारे पास ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से जो ल्यूमेन के अंदर है, मैम एक बार वो एक्सप्लेन कर दो, 8 प्रोटॉन कैसे आया मैम पियोफाइटिन से जो साइटोक्रोम एक प्रोटॉन के लिए 2H+ का फ्लो दिखाते हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2H+ हमारे पास मूव करते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मूव करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 8H, वही तो मूव करा है 8H+। हम ये स्ट्रोमा से आ रहे हैं 8H। बिल्कुल स्ट्रोमा से, सब कुछ आप स्ट्रोमा से ही लोगे ना, स्ट्रोमा से लेके तो ल्यूमेन में भेजोगे, यस, तो हैव टू पिक इट फ्रॉम द स्ट्रोमा, मैम राइट। हाँ जी, हम लोग वही प्लास्टोसाइनिन से बता दो क्या क्या होगा। प्लास्टोसाइनिन will pass on the electron to the PS1, right, because PS1 हमारे पास ऑलरेडी जो हो चुका है, अपने शेल को खाली कर चुका है 4 इलेक्ट्रॉन से, उसके 4 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सेप्ट किया FES प्रोटीन ने, फिर क्यूनॉन ने, और फिर उसके बाद आपका फाइनली जो है हमारे पास, राइट, जब ये पूरा प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हुआ तो फेरिडॉक्सिन ने बेसिकली उससे FNR एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, राइट, दिस एंजाइम विल वर्क अपॉन, राइट, एंड अल्टीमेटली डिफाइन, राइट, इसने बेसिकली हमारे पास यही डिफाइन किया, राइट, कि प्रोसेस के अंदर कि जो हमारे पास FNR है उसने NADP+ को इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे दिए एंड अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द NADPH+H+, ताकि रिड्यूसिंग पावर बन जाए। तो रिड्यूसिंग पावर बनाना किसका काम हुआ, PS2 का या PS1 का? रिड्यूसिंग पावर सिंथेसिस इज अ टास्क ऑफ PS1। yes, and specifically in the complete, कौन से वे में हमारे पास, राइट,
हम क्या कहेंगे PS1 का ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास PS1 का है, लेकिन हमारे पास किसमें द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली, बिकॉज यहीं पर अगर हम कहते हैं नेक्स्ट वाला सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो होगा NADPH+ बनेगा ही नहीं, सिर्फ ATP की सिंथेसिस होगी। तो अब हमें ये देखना है कि ATP कैसे बनेगा एंड हाउ द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन। राइट, कंप्लीट यहाँ तक का टास्क सबसे पहले। Yes, ma'am. Right, okay guys, now moving to the next one, that is first of all talking about the Z scheme किसे कहते हैं और उसी के साथ साथ ADP का कैलकुलेशन हम किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में करते हैं, right, that we are going to talk about। ट्रांसपोर्ट देखा, अब हमने इसमें कहा कि what are the reasons to build proton gradient। फटाफट से बता दो रीजंस। प्रोटॉन ग्रेडियंट इन बिटवीन स्ट्रोमा एंड थाइलाकोइड ल्यूमन। स्ट्रोमा का पीएच कितना हो चुका है? स्ट्रोमल पीएच बेसिक या एसिडिक? बेसिक। और ल्यूमन पीएच कैसा हो चुका है हमारे पास? एसिडिक। And the reasons corresponding to this are, number first, सबसे पहला प्रोटॉन फ्लो बाय द साइटोक्रोम B6F। तो हमने कह दिया यहाँ पर प्रोटॉन फ्लो बाय साइटोक्रोम B6F, करेक्ट। सेकेंड, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कहाँ पर हुआ है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? In PS2 thylakoid lumen by oxygen evolving complex। और इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को क्या चाहिए? Mn+ Cl- Ca2+, Mg2+, Mg2+ रेयर भी चाहिए होती है, so better Ca2+, right? तो Mn+ Cl- and Ca2+, right? Next, reducing power formation or reducing power synthesis। reducing power synthesis कहाँ पर हुआ? In stroma by ferredoxin NADP reductase enzyme, which is called FNR enzyme। ये है हमारे पास FNR, ferredoxin NADP reductase enzyme, right, called FNR enzyme हम इसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो हमने कहा ये रीजंस हो गए जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्ड किया जा सकता है इन बिटवीन स्ट्रोमा एंड थाइलाकोइड ल्यूमन। नाउ अब हमने जैसे ये प्रोसेस डिफाइन किया कि ठीक है हमारे पास, हमने ये भी बिल्डअप कर लिया कि हमारे पास स्ट्रोमा और थाइलाकोइड ल्यूमन के बीच में राइट विशेष प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बिल्ड कर सकते हैं, ये सब रीजन भी हमें समझ आ गए, राइट। तो अब हमने सिंपल सा ये समझा कि हमारे पास ATP कैसे बनेगा, how ATP will be synthesized। so ATP किस पे बनता है? ATP फॉर्मेशन डिपेंड ऑन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट बना तो एक हाइपोथेसिस रन करती है विच इज कॉल्ड केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, और उस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू किसकी सिंथेसिस होती है? ATP की, राइट। तो अब सबसे पहले ये चीज एक समझनी है, NCERT में अगर सबने फोकस किया हो तो एक लिखा हुआ है कि आपका अपहिल डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, राइट, वो मेंशन है, फाइन। तो अब इसमें आ जाते हैं हम यहाँ पर कि रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल हमारे पास साइक्लिक के दौरान, नॉन साइक्लिक के दौरान किस तरीके से चलता है, हाउ वी जस्ट आइडेंटिफाई इट, राइट। लेट स्टार्ट विद दिस, नहीं उसके साथ स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से अब ये चीज़ समझनी है, Z स्कीम हम किसे कहते हैं, ठीक है। नाउ सी, अब मैं पूरे नहीं बनाऊंगी इसमें, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अ वन रिडॉक्स स्केल। ये एक मैंने यहाँ पर रिडॉक्स स्केल लिया है, ठीक है, और ये रिडॉक्स स्केल में आई एम जस्ट टेकिंग अप द वैल्यूज एज 1.2, 0.8, 0.4, 0,
-0.4 -0.8 -1.2। तो सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मली प्रेजेंट है वो कौन है? PS2। ठीक है, ध्यान से समझना। PS2 ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इट विल मूव टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ PS2, राइट, एंड विल गिव इट टू, अब इसने यहाँ पर क्या किया, आगे इसको ट्रांसफर कर दिया टू द वन विच इज कॉल्ड PS1। ठीक है, बाय द चेन, ये बीच में जो चेन चली है इसे नाम क्या दे दें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, PS1 के पास चला गया। अब PS1 ने इसको लेके फाइनली इसके अब -1.2 वाले की तरफ एक्साइटेड PS1 स्टेट पे चला गया, राइट। ये एक्साइटेड PS1 स्टेट हमारे पास पहुंचा, डाउन, वापस से क्या चलाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्कीम या चेन भी कह सकते हैं इसको, एंड फाइनली किसको दे दिया? गिव इट टू NADP+ और क्या बना दिया उससे? NADPH+, H+, राइट। अब अगर आप सबको दिख रहा हो दिस एंड दिस, इज इट लुकिंग लाइक दिस? Z स्कीम बन गया? हाँ जी गाइस, Z स्कीम दिख रहा है? Z दिख रहा है सबको? यस मैम। राइट, ये हमारे Yes, पास ma'am. कहलाया जाता है अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब आप पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल से नेगेटिव किसकी तरफ जाते हो? नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। फाइन, फिर आपने ये सेकंड कहा, दिस इज द डाउनहिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप नेगेटिव से किसकी तरफ आ गए? पॉजिटिव। वापस ये थर्ड क्या हुआ हमारे पास? अपहिल इलेक्ट्रॉन फ्लो, एंड फोर्थ इज अगेन डाउनहिल इलेक्ट्रॉन फ्लो। हु इज द टर्मिनल एक्सेप्टर? टर्मिनल एक्सेप्टर कौन है हमारे पास? टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन आई से NADP+? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एवरीवन गॉट दिस थिंग नाउ? रिडॉक्स स्केल समझ आया पूरा? Z स्कीम क्लियर हुआ? इसे हम डिफाइन करते हैं एज अ Z स्कीम, करेक्ट। तो दिस इज अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हम सिंथेसिस करते हैं ADP+ PI का टू फॉर्म ATP। अभी केमियोस्मोटिक में पढ़ाऊंगी किस तरीके से। तो नॉन साइक्लिक एक ऐसा सिस्टम हो गया जहां आपने फोटोलाइसिस भी कराया, जहां पर आपने, यहाँ अगर मैं लिखूं फोटोलाइसिस के बारे में, इसके साथ साथ आपने NADPH की फॉर्मेशन भी की, ATP की फॉर्मेशन भी की, और दोनों PS2 PS1 को इन्वॉल्व भी किया साथ में। डिड यहाँ तक नॉन साइक्लिक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। मैम ये ATP वाला बता दो। बेटा बनेगा, आगे बताएंगे, पढ़ेंगे भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में कैसे बना ATP, करेक्ट। ओके एवरीवन, सो अब इसी के बाद अब हमने ये नॉन साइक्लिक पूरा पढ़ा कि नॉन साइक्लिक कैसे चलता है। नाउ इट्स अ टाइम टू टॉक अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Whose mic is on? Mute yourself. Now cyclic photophosphorylation किसको इन्वॉल्व करता है? PS2 PS1 या only PS1? PS1। DPS. Yes, only
PS1, राइट। अब ओनली PS1 को इन्वॉल्व करते हैं और किस तरीके से फंक्शन कर रहा है वो देखना है हमें। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से समझना। दिस इज अ पार्ट ऑफ द thylakoid membrane. This is the lumen and this is stroma. निका थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे ये मेरे पास लोकेटेड है PS1, ठीक है। PS1 ने 4 फोटॉन्स को टेकअप करके consuming 4 photons, it will get excited and releases the 4 electron out of the shell. Same वही चीज taken up by FES protein, taken up by phyloquinone and ferredoxin. अब टास्क ये था कि फेरेडॉक्सिन किसको दे दे। फेरेडॉक्सिन विल गिव इट टू FNR। साइकिल वहीं खत्म हो जाए, प्रोसेस जो चल रहा था वहीं खत्म हो जाए, लेकिन फेरेडॉक्सिन विल गिव दिस टू साइटोक्रोम B6F। इन बिटवीन PQ को दिया, जिसने यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2H+ लिए, तो 8H+ को इनटेक किया, चेंज हुआ PQH2 में, वापस कन्वर्ट हुआ और पास कर दिया इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को। ड्यूरिंग दैट पैसेज 8H+ वापस से किसमें भेज दिए, ल्यूमेन में। साइटोक्रोम B6F ने प्रोवाइड कर दिया PC को, दैट इज प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन ने PS1। तो हम कैसे गए साइक्लिक में, PS1 से ही इलेक्ट्रॉन लिए थे, PS1 में ही इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए, राइट। क्या इस प्रोसेस के दौरान फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कराने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? नो। राइट, डू आई नीड टू गो फॉर द NADPH+H+ सिंथेसिस? नो। रिड्यूसिंग पावर की सिंथेसिस भी नहीं हुई, राइट। और उसी के साथ साथ हमारे पास, राइट, अलोंग विद दिस, ना तो रिड्यूसिंग पावर आपने बनाया, ना ही आपने जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किया, ना आपने ऑक्सीजन इवोल्यूशन किया, रादर आपने प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूर बना दिया। लेकिन क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट नॉन साइक्लिक के इक्वल बना या नॉन साइक्लिक से कम बना? प्रोटॉन ग्रेडियंट हाँ, अगर नॉन साइक्लिक से कम बना है हमारे पास, राइट, तो जब हम कहते हैं कि नॉन साइक्लिक से कम बन रहा है हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली हमने कह दिया कि ATP जो सिंथेसाइज करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, नॉन साइक्लिक के इक्वल करेगा या नॉन साइक्लिक से कम करेगा? ATP की सिंथेसाइज कम करेगा, कम, राइट। समझ आ गए यहाँ तक का पॉइंट? यस मैम। ठीक है, राइट, ओके गाइस। नाउ अब हमने इसमें यहाँ पर डिफाइन किया, ड्यूरिंग साइक्लिक फोस्फोराइलेशन नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर and no evolution of oxygen, no reducing power synthesis, reducing power synthesis नहीं होगी हमारे पास, NADPH+H+, right? Proton gradient formed, but less as compared to non-cyclic, leading to less number of ATP production. करेक्ट यहाँ तक के पॉइंट्स? साइक्लिक नॉन साइक्लिक समझ आया, राइट? यस मैम। फटाफट से एक डिफरेंस टेबल बन जाए क्विकली। Quickly guys, go for a difference table, giving you 2 minutes time, and then उसके बाद we'll revise the points.
मैम बना ली। डन है, एवरीवन कंप्लीटेड? हाँ जी गाइस, तो अब अगर हम इसके डिफरेंसेस पे आते हैं, राइट, तो इफ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस फॉर द साइक्लिक एंड मैम नॉन 2 साइक्लिक। मिनट। ये क्वेश्चन इनके डिफरेंसेस पे बहुत आते हैं बेटा। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला डिफरेंस क्विकली। मैम इन नॉन साइक्लिक PS1 और PS2 बोथ इन्वॉल्व। ठीक है, राइट, तो हम यहाँ पर कहेंगे बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व्ड, यहाँ पर ओनली PS1 इन्वॉल्व्ड। यस मैम। राइट, व्हाट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ नॉन साइक्लिक? ग्रानर। मैम अकर इन नॉन साइक्लिक ग्रानल, थाइलेकोइड तो सारे हैं बेटा, ग्रानल थाइलेकोइड ओके हाँ ओनली, राइट, लेकिन ये कहाँ पर हो सकता है? स्ट्रोमल स्ट्रोमल एमएलए एज वेल एज ग्रानल, वहाँ भी तो करा सकते हो, वहाँ भी तो PS1 दे रहे हो ना, यस मैम। as well as in stroma, lamellae or stromal thylakoid. External electron donor required in which? मैम External electron donor, non-cyclic. And what is the external electron donor? H2O. मैम ये So external electron donor, H2O involved. No requirement of external electron donor, कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है इसकी। यस Correct? मैम। यस मैम। Next, oxygen evolution in thylakoid lumen. No oxygen evolution reported. Correct? Yes, ma'am. Reducing power synthesis इसमें होती है इसमें Non-cyclic. Non reducing power synthesis in stroma, यहाँ पर absent, right? Now, non-cyclic process is said to be one of the major process involved during photosynthesis in higher plants. हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए मेन प्रोसेस की तरह यूज होता है नॉन साइक्लिक, जबकि साइक्लिक तो हमारे पास जब CO2 की कंसंट्रेशन कम भी होगी तब भी काम कर लेगा। नहीं, ऐसा क्यों होता है? राइट, अगर हम कहें, पहली चीज तो ये समझना, नॉन साइक्लिक प्रोसेस अकर इफेक्टिवली in green plants during optimum CO2 concentration, light intensity and temperature. So work as major process of light reaction. Right, this can occur when CO2 concentration is less with poor light intensity and used as compensatory energy giving phenomenon
ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। राइट, ये पॉइंट सबसे मेन है इसका, ध्यान से समझना। साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटा, it is going to produce both ATP and NADPH plus H plus. Cyclic can produce only ATP. सेल दोनों चीजें चला रहा है प्लांट सेल। अब प्लांट सेल दोनों चीजें चला रहा है, उसको जब डार्क रिएक्शन करनी है तो ग्लूकोज बनाने के लिए उसको ATP भी चाहिए और उसको NADPH plus H plus भी चाहिए, उसको दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। बट द ओनली थिंग इज दैट कि उसको ये दोनों चीजें तब मिल सकती हैं जब वो नॉन साइक्लिक चलाए, क्योंकि साइक्लिक से कभी उसको NADPH नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन, जब सेल को पता है कि CO2 बहुत अच्छे से मिल रहा है, लाइट अच्छे से मिल रही है, टेम्परेचर अच्छे से मिल रहा है, तो बेस्ट थिंग इज दिस, राइट। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप क्या करो उस टाइम पे, राइट, कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन डार्क रिएक्शन बहुत अच्छे से होगा, तो कौन सेल सबसे ज्यादा चलाएगा? सेल नॉन साइक्लिक को सबसे ज्यादा चलाएगा, क्योंकि नॉन साइक्लिक ATP NADPH दोनों देगा। अब फैक्ट क्या कहता है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए राइट कम से कम 18 ATP और 12 NADPH plus H plus खर्च होते हैं टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज। अब एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH plus H plus खर्च हो रहे हैं, तो इसमें से कैलकुलेशन कीजिए, 18 ATP 12 NADPH plus H plus मीन्स 12 ATP और 12 NADPH plus H plus तो नॉन साइक्लिक से आ जाएंगे। बचे हुए 6 ATP चाहिए बस, NADPH नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो 6 ATP कहाँ से ले सकते हैं? साइक्लिक करा के, राइट। तो साइक्लिक किसकी तरह यूज हुआ? कंपेंसेटरी एनर्जी गिविंग फिनोमेनन। जो कंपेंसेटरी एनर्जी चाहिए, जितना अमाउंट बच गया उसके लिए जो चाहिए, वो कहाँ यूज हो जाएगा हमारे पास? कौन सा प्रोसेस सेल यूज करेगा? साइक्लिक। अब क्लियर हुआ पॉइंट सबको? राइट, तो नॉन साइक्लिक इज कॉमनली फाउंड इन द प्लांट्स हु आर डूइंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। Cyclic can also be found in the plant who are doing on the organism who are doing anoxygenic photosynthesis. Remember the bacteria who are doing anoxygenic photosynthesis. वहाँ पर कौन सा फोटोसिस्टम प्रेजेंट है? वहाँ पर कौन मेन काम कर रहा है? साइक्लिक काम कर रहा है, राइट। yes. और उसी के साथ याद हो तो साइक्लिक वो ATP बनाने में भी हेल्प करता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे साइनोबैक्टीरिया भी यूज कर रहा था। रिमेंबर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेटेरोसिस जब दिया था तो हेटेरोसिस में किसको एब्सेंट किया था? PS2 ना। हेटेरोसिस में PS2 नहीं होगा, राइट। तो PS1 है और PS1 है तो कौन सा पाथवे चल रहा होगा? साइक्लिक। अब क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से? यस मैम। डन है एवरीवन? राइट, तो हमने उसी के बेसिस पे कहा कि इट इज द मैंडेटरी प्रोसेस for catalyzing dark reaction in higher plants as leading to the synthesis of ATP and NADPH plus H plus दोनों की सिंथेसिस कर रही है। वहीं पर मैम फिर इसमें लाइट इंटेंसिटी को क्यों इन्वॉल्व किया मैम? डार्क रिएक्शन में तो वो इंडिपेंडेंट होती है, उसके लिए लाइट रिएक्शन चलाने के लिए तो चाहिए ना। नॉन साइक्लिक तो लाइट से ही चलाओगे ना, समझ आया? लाइट इंटेंसिटी नहीं दोगे, आपने ये कंडीशन की कि प्लांट डार्क अच्छे से करेगा, लाइट इंटेंसिटी नहीं दोगे तो लाइट कर लेगा क्या वो? और लाइट नहीं करेगा तो डार्क कैसे कर पाएगा? CO2 कितनी भी दे दो। समझ आ गया प्रोसेस? राइट, नाउ कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अदर प्रोसेसेस लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन and source of anoxygenic photosynthesis in bacteria. बैक्टीरिया में anoxygenic photosynthesis का सोर्स बनता है। Complete everyone? अच्छा, which photophosphorylation pathway will work if light beyond 680 nanometer is available? Non-cyclic.
साइक्लिक PS1 वेरी गुड, साइक्लिक। क्योंकि अगर आप बियॉन्ड 680 दोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन चलेगा? साइक्लिक। 680 दोगे तो कौन चलेगा? Cyclic। PS2 भी, नॉन साइक्लिक भी चल जाएगा। राइट, समझ आए यहाँ तक का पॉइंट? यस कंप्लीटेड यहाँ तक बच्चा? डिफरेंसेस क्लियर हो गए सबको अच्छे से? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, राइट। क्वांटम कन्वर्जन अब समझ आ गए? सोलर एनर्जी का लाइट एनर्जी में चेंज होना। हाँ जी बेटा। मैम प्राइमरी एक्सेप्टर के बेसिस पे डिफरेंस नहीं लिख सकते थे? हाँ, वो भी लिख सकते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर भी दोनों के अलग है, लेकिन प्राइमरी एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में कहोगे तो दोनों के लिखने पड़ेंगे। फियोफाइटिन भी लिखोगे और FES भी लिखोगे, और उसमें लिखोगे तो सिर्फ FES लिखोगे, तो वो तो PS1 PS2 के डिफरेंसेस में आ जाएगा। नॉन साइक्लिक में मैम दोनों लिखने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, जब तक PS2 जो आपका PS2 अकेला अलग काम कर रहा है, PS1 अलग काम कर रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है ना? राइट। नाउ ड्यूरिंग क्वांटम कन्वर्जन जब हमने किया, दैट इज सोलर एनर्जी को जब हमने चेंज कर दिया इनटू केमिकल एनर्जी, राइट, तो हमने दो टर्म्स कही यहाँ पर। वन इज कॉल्ड क्वांटम रिक्वायरमेंट। अब ये टर्म्स बहुत ध्यान से सुनना और मुझे आंसर करना। क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है? क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब टोटल photons required to cause evolution of one molecular oxygen. राइट, कितने फोटॉन्स रिक्वायर्ड एवरीवन एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज कराने के लिए? हाउ मेनी फोटॉन्स आर टोटल रिक्वायर्ड? 8 एक और राइट, तो हमने कहा टोटल फोटॉन्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 8। अगर हमने यहाँ पर देखा था तो सबसे पहले जब हमने नॉन साइक्लिक देखा तो वी सेज 4 फोटॉन्स PS2 को एक्साइट करने के लिए, 4 फोटॉन्स PS1 को एक्साइट करने के लिए, राइट। अगर 4 फोटॉन PS2 को एक्साइट करने के लिए, 4 फोटॉन PS1 को एक्साइट करने के लिए, तो टोटल कितने फोटॉन्स हो गए ताकि एक मॉलिक्यूलर, एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर मींस O2 का रिलीज हो सके। तो O2 के लिए कम से कम 2 वाटर मॉलिक्यूल तो स्प्लिट करने पड़ेंगे ना। तो व्हाट इज द क्वांटम रिक्वायरमेंट? दैट इज कॉल्ड एज द 8। एवरीवन गॉट दिस थिंग? यस मैम। समझ आ गया है सबको अच्छे से? राइट। नाउ सेकंड हमारे पास आता है वर्ड विच इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड का मतलब टोटल यूनिट्स ऑफ molecular oxygen produced if one photon is used for excitation। ये फोटोन है बेटा, प्रोटॉन मत समझ लेना, लाइट पैकेट की बात कर रहे हैं। अगर एक फोटोन यूज किया तो मैंने सिंपल सा कंसेप्ट कहा, 8 फोटॉन्स अगर देते हैं तो इट कॉज द रिलीज ऑफ, किसने का रिलीज होता है? वन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एक फोटोन अगर मैं दूंगी तो मेरे पास रिलीज कितने का होगा? 1/8 ऑफ O2 का 1/8, राइट। इसका मतलब मेरे पास अगर मैं कहूँ एफिशिएंसी कितनी आ गई, कैन आई से 12.5%। फ्रैक्शन ऑफ O2 क्वांटम यील्ड कितना हो गया? 12.5%। समझ आ गया सबको पॉइंट? राइट, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटम यील्ड। तो हमारे पास क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम यील्ड, एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ द क्वांटम कन्वर्जन। Understood till here? यस मैम। राइट, और ये दोनों चीजें किसके लिए एप्लीकेबल है? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक या दोनों के लिए? मैम नॉन साइक्लिक के लिए। सिर्फ नॉन साइक्लिक? बिल्कुल, only for the non-cyclic. Now moving to ATP synthesis, chemiosmotic
Peter hypothesis given by Peter Mitchell, उन्होंने दिया था ये hypothesis। अब क्या है ये chemiosmotic hypothesis? बस फॉलो करना। Let's focus on that। एक मिनट। ओके गाइस, नाउ अब हमने बेसिकली ये देखना है कि एटीपी का सिंथेसिस किस तरीके से होता है। हाउ कम द एटीपी सिंथेसिस, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्कीम बीच में चल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, इट विल रिजल्ट इन द कंप्लीट की एटीपी की सिंथेसिस करेगा। बट हाउ एटीपी सिंथेसिस कहलाता है। हाँ जी बेटा, डन। ओके गाइस, नाउ सी, ये हमारे पास ओवरऑल एरिया थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये बच्चे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को मैंने डबल मेम्ब्रेनस नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस ही है। आई हैव जस्ट ओपन इट, इसको मैंने ओपन किया है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। ये अंदर का एरिया ल्यूमन और ये बाहर का एरिया हमारे पास स्ट्रोमा, राइट। इन द कंप्लीट वी से वी आर हैविंग दी PS2, PS1, cytochrome B6F. Now see, this is PS2, this is PS1, this is cytochrome B6F. अब हमारे पास प्रोसेस कैसे चलता है, राइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले अब हमने कहा इसके अंदर व्हेन वी स्टेट अबाउट दिस कंप्लीट, जो हमने इसमें डिफाइन किया PS2 जैसे हमने कहा, तो जैसे ही PS2 पे फोटोन का रिलीज हुआ, राइट, PS2 ने इलेक्ट्रॉन टेकअप कर दिया, गिव अप कर दिया फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने साइटोक्रोम B6F को दिया इन बिटवीन इन्वॉल्विंग PQH2 एंड दिस, एंड इसकी वजह से H+ आयंस अंदर आ गए। यही हुआ था प्रोसेस, ठीक है। साइटोक्रोम B6F ने PC को दिया और PC ने वापस PS1 को दे दिया जब इस पे भी फोटोन आया था, यही हमने पढ़ा अभी तक। PS1 ने ये बेसिकली FD को दिया और FD ने ये FNR को दे दिया, जहां पर NADP+ से हमारे पास NADPH प्लस H+ बन गया, राइट। इन बिटवीन यहीं पर एक प्रोसेस हुआ विच इज वाटर की स्प्लिटिंग, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास वापस यहाँ चला गया, राइट। तो एक H+ यहाँ से बना, एक H+ यहाँ से बना, और यहाँ से हमने 2 H+ यूज कर लिए, राइट। तो इन शॉर्ट मैंने कहा अब इसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली वी हैव द प्रोसेस कि यहाँ हमारे पास जो एक पार्टिकल लगा हुआ है विच इज कॉल्ड CF0 CF1, कॉल्ड CF0 CF1 पार्टिकल, ये हमारे पास टैग्ड है, राइट। एंड दिस गेट एक्साइटेड, व्हाई, बिकॉज ल्यूमन में H+ आयंस क्या हो चुके हैं, ज्यादा, और स्ट्रोमा में H+ आयंस क्या हो चुके हैं, कम। तो इट क्रिएट अ pH और द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और द प्रोटॉन ग्रेडियंट विच कॉज द एक्साइटेशन ऑफ CF0। CF0 जैसे ही एक्साइट हुआ, इसने प्रोटॉन्स को वापस पंप आउट करना शुरू कर दिया, प्रोटॉन फिर से बाहर आने शुरू हो गए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज दी, राइट, इसको हमने क्या कहा यहाँ पर, रीबैक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, प्रोटॉन्स का रीबैक मूवमेंट हो गया। उसकी वजह से अंदर बैठा हुआ एक A एंजाइम एक्टिव हो गया, और उस A एंजाइम ने एक्टिव होके यहाँ सिंथेसिस कर दी, ADP प्लस PI को फॉर्म कर दिया ATP में। फाइन एवरीवन,
राइट. सो वी जस्ट सिंपली से द वन थिंग, हमने यहाँ ये एक चीज मेन इसमें डिफाइन करी, राइट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट between stroma and lumen cause activation of CF0, CF1 particle. इनका एक्टिवेशन की, जैसे एक्टिवेशन हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन H+ वापस पंप से जा रहे हैं ना, of H+ ions from lumen back to stroma through proton tunnel called CF0 के थ्रू वापस भेज दिए. This will lead to the excitation of or activation of CF1 with activated, इसके अंदर activated क्या पड़ा है हमारे पास एंजाइम, ATP synthase enzyme, right. Once this ATP synthase enzyme activated, it causes phosphorylation of ADP to form ATP रिलीज्ड इन, किसमें रिलीज कर दिया ATP, स्ट्रोमा. तो एसिमिलेटरी पावर स्ट्रोमा में बनती है. बनने का प्रोसेस थाइलाकॉइड में हो रहा है, लेकिन रिलीज उनका स्ट्रोमा में होता है. गॉट दिस थिंग एवरीवन? यस मैम. कंसेप्ट समझ आ गया? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस सबको अच्छे से क्या है, किसे कहते हैं, कैसे हमने इसे डिफाइन किया है, कंप्लीट ओवरऑल थिंग. कोई डाउट यहाँ तक बचा? नो मैम. डन है, गुड. तो अब अगर हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाँ जी मैम. F0 और F1 पार्टिकल का एक और नाम था, वो क्या था? वो तो उसमें ऑक्सीजोम्स कहते हैं, दैट इज द केस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ नहीं. दिस इज CF0 का मतलब क्लोरोप्लास्ट F0, क्लोरोप्लास्ट F1. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले नहीं है, वो अलग है. ठीक है ना, राइट. हाँ जी. तो अब हमने कहा यहाँ पर एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लीड्स टू, नॉन साइक्लिक की वजह से, टू हायर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में? साइक्लिक. Because of which ATP yield of non-cyclic is greater than ATP yield of cyclic. समझ आ गया पॉइंट? कितने होते हैं नंबर, वो आपके सिलेबस में नहीं है काउंट करना कि कितने H+ से एक ATP बनता है, राइट. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉन साइक्लिक की ATP यील्ड साइक्लिक से क्या होती है, सब. दिस कंप्लीट्स द ओवरऑल लाइक रिएक्शन. डन यहाँ तक पॉइंट अच्छे से? यस एवरीवन, कंप्लीटेड? यस मैम. मैम जो साइक्लिक है उसमें रिड्यूसिंग पावर इसलिए नहीं बनती क्योंकि उसमें टोटल वो वाटर का स्प्लिट अप नहीं होता, इसलिए? नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है. वाटर स्प्लिट अप का मतलब तो होता है सिर्फ एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करना. NADPH उसमें इसीलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि उसके पास FNR एंजाइम ही नहीं है. ओवर, याद रखना, ओवर स्ट्रोमा में यहाँ लिख भी दूँ ये पॉइंट, राइट. साइक्लिक सबसे ज्यादा जो होता है ना हमारे पास स्ट्रोमा लेमिला पे होता है.
and stroma lamella or stroma lamellae don't have FNR enzyme. अगर उसके पास FNR एंजाइम नहीं होगा तो क्या रिड्यूसिंग पावर बन सकती है? नो. ठीक है, ग्राना के पास तो है लेकिन स्ट्रोमा लेमेला के पास FNR एंजाइम नहीं होता. राइट, ऑन द सरफेस. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Completed with the whole light reaction, location, right, जो हमने इसका पूरा स्टेट किया, overall process. Right. Now, moving to the next one, dark reaction, light independent phase. Okay, everyone remember Sunday? जो हमारा नॉर्मल क्लास का टाइम होता है वही रहेगा. राइट, संडे क्या टाइम दिया मैंने आपको? 11:30 to 1:30 ना. 11:30 to 1:30. ठीक है. Yes, ma'am. राइट, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, बायोसिंथेटिक फेज. संडे वाली क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डार्क रिएक्शन. राइट, मींस मंडे में आपका चैप्टर खत्म करके रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे. इसमें C4, C3 आज स्टार्ट कर देंगे. राइट, तो C4 कैम और फैक्टर्स अफेक्टिंग वगैरह. ओके एवरीवन, सो नाउ मूविंग टू दिस. अब देखो, हमने कहा डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट फेज मैंने पहले भी आपको बताया था कि इट इज नॉट यूजिंग द लाइट एनर्जी बट हैपनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली. डे टाइम में ही हो रहा है, बस लाइट एनर्जी को यूज नहीं करेगा. तभी हम इसे नाम क्या दे रहे हैं? इट्स अ लाइट इंडिपेंडेंट फेज एंड लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज. दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द बायोसिंथेटिक फेज. हम इसे डिफाइन करते हैं. राइट, तो अब हम कहा यहाँ पर कि हम लाइट एनर्जी को एज सच डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे. Right, and dark reaction is going to happen, which is leading to the synthesis of organic carbon. Organic carbon का synthesis हुआ, that is glucose का synthesis हुआ after reduction of inorganic carbon. और वो inorganic carbon जिसका हम reduction कर रहे हैं, which is CO2, utilizing assimilatory powers and enzymes. And the most important enzyme is, जो इस process के लिए सबसे mainly मुझे चाहिए, right, that is the Rubisco. Right, so the most important enzyme is Rubisco. Right, which is called as the most proteinaceous and abundant enzyme on the earth. अर्थ पे सबसे ज़्यादा abundant enzyme है और सबसे बड़ा proteinaceous enzyme है. And Rubisco get activated when stromal pH is slightly basic. इसका मतलब स्ट्रोमल पीएच स्लाइटली बेसिक कब होगा? राइट, दैट इज इट्स एक्टिवेशन अकर व्हेन सेल इज परफॉर्मिंग. सेल किसको परफॉर्म कर रहा होगा? लाइट रिएक्शन. Light reaction. समझ आया पॉइंट? व्हेन सेल इज परफॉर्मिंग लाइट रिएक्शन. जो जब सेल लाइट रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा उस टाइम पे रुबिस्को हमारे पास एक्टिवेट होगा. राइट, तो इसीलिए रुबिस्को या डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है? राइट, दिस विल शो दैट डार्क रिएक्शन अकर ड्यूरिंग. देयरफॉर ये कंफर्म करता है पॉइंट, डार्क रिएक्शन अकर ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, along with किसके साथ साथ चल रहा होगा? Light reaction. Understood? समझ आया सबको पॉइंट अभी अच्छे से? राइट, तो डार्क रिएक्शन हमारे पास डे टाइम में होगा. ये कंफर्म करता है दैट एक्टिवेशन ऑफ द रुबिस्को, एक्टिवेशन ऑफ द C3 पाथवे
will occur only in the presence of light, as during the light conditions only stromal pH will be basic when light reaction is going on in the system. मैम अगर मैम ये रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट ऑन यूनिवर्स हो तो सही हुआ या रॉन्ग हुआ? अर्थ है तो चाहिए लेकिन हाँ क्या क्या मैम आपने बताया ना कि वो मैं समझ गई, किसी और ने कोई और लाइन भी बोली थी। मैंने ये बोला यूनिवर्स में। देखो हमने सिर्फ इतना कहा है, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, टॉकिंग अबाउट द प्लांट सिस्टम। वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर द प्लांट एंड द एनिमल सिस्टम, क्योंकि एनिमल सिस्टम में भी हमारे पास एंजाइम्स हैं जो मोस्ट अबंडेंट है। तो वी जस्ट सिंपली राइट मोस्ट प्रोटीनेशियस अबंडेंट एंजाइम अमंग द प्लांट्स ऑन द अर्थ, या सिंपली ऑन द अर्थ। ऑन यूनिवर्स हम नहीं लेके चलते। ओके मैम, ठीक है। हाँ जी गाइस, नाउ किसने बेसिकली सबसे पहले डार्क रिएक्शन को बताया था? तो कैल्विन साइकिल, मेल्विन कैल्विन, मेल्विन राइट। तो कैल्विन साइकिल, और वी कैन से C3 साइकिल इज मैंडेटरी फॉर एवरी प्लांट। मैम ब्लैकमैन ने भी बताया था ना कुछ शायद। ब्लैकमैन ने तो फैक्टर्स दिए हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, राइट। टॉक अबाउट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नहीं मैम, वो एल्गल सस्पेंशन का था वो शायद। कैल्विन ने क्लोरेला पे काम किया था। नाउ कैल्विन साइकिल, जी बेटा। बेंसन कैल्विन के साथ। हाँ, मेल्विन कैल्विन एंड बेंसन, लेकिन मेन क्रेडिट कैल्विन को दिया जाता है, राइट। तो कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल इज मैंडेटरी फॉर एवरी प्लांट टू परफॉर्म डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज। कोई भी प्लांट इस अर्थ पे क्यों ना हो, चाहे वो C3 प्लांट है, चाहे वो C4 प्लांट है, चाहे वो कैम प्लांट है, अगर वो डार्क रिएक्शन कर रहा है तो वो C3 साइकिल करेगा ही करेगा। दैट हैज टू बी डन, दैट्स मैंडेटरी विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई प्लांट इस अर्थ पे ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा हो और वो C3 ना चला रहा। तो C3 इज कंपल्सरी टू बी डन और कंपल्शन टू बी डन सिंपली, राइट। हमने कहा यहाँ पर कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल, confirmation of this process, confirmation and stepwise study of this process was made, ये बेसिकली पूरा किया था using heavy isotope रेडियो लेबल एक्सपेरिमेंट, इसके थ्रू करा गया था हेवी आइसोटोप रेडियो लेबल एक्सपेरिमेंट, जहां इन्होंने C14 लिया था। C14 रेडियो लेबल हेवी आइसोटोप दे हैव टेकन, आइसोटोपिक एक्सपेरिमेंट भी इसे कहते हैं। आइसोटोप लिया था while working with क्लोरेला, ग्रीन एल्गी के साथ काम करते हैं, राइट। तो एट दैट टाइम ही कम टू नो, बेसिकली दे कम टू नो अबाउट द C3 साइकिल, करेक्ट, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ द C3 साइकिल। क्या प्रोसेस है C3 साइकिल का और कैसे हम इसको स्टेट करते हैं। स्टार्ट करें एवरीवन। यस मैम। प्रोसेस ऑफ C3 साइकिल, कितने स्टेप्स हैं इसके अंदर? 3 स्टेप्स। 3। Yes, ma'am. Yes, so we say include 3 steps as carboxylation, Reduction and regeneration. reduction and regeneration। ये 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। इसमें अब सबसे पहले स्टेप पे आएंगे, ये पार्ट रिएक्शन एक एक ध्यान से कैसे कैसे करनी है, राइट। जैसे हम इसको करेंगे तो ध्यान से समझते चले जाना है।
सबसे पहले पे आ जाते हैं carboxylation. It's the initial step and the most crucial step for the initial step and most crucial step of Calvin cycle. Calvin cycle का सबसे पहला step और सबसे main step, right? That step is called carboxylation. अब ये जो हमारे पास इसका main step है, crucial step है, initial step है, राइट, जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने कहा हमारे पास कार्बोक्सिलेशन क्या है और कैसे हम इसको स्टडी करते हैं, राइट. तो लेट्स से अबाउट दिस. वी टेक CO2. CO2 is getting accepted by the primary acceptor called RUBP, and the primary acceptor is called ribulose 1,5-bisphosphate. तो हमने ऐसे कंबाइन किया पहले एक्सेप्टर के साथ, विच इज अ 5 कार्बन प्रोडक्ट एंड CO2 इज अ 1 कार्बन यूनिट, राइट. हमने 2 सबस्ट्रेट लिए, 1 कार्बन का एक, 5 कार्बन का एक. उस टाइम कैल्विन बेंसन को लगा कि शायद जो पहली रिएक्शन में ही ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज जो बन गया हमारे पास क्योंकि 6 कार्बन का है, तो 1 CO2 और 5 RUBP आ गए और अल्टीमेटली हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. तो उन्होंने जो रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल्ड आइसोटोपिक टेक्निक जो यूज की थी, राइट, उस टेक्निक के दौरान जब उन्होंने C14 CO2 को दिया, C12 RUBP में दिया, तो ग्लूकोज में क्या आना चाहिए था? 1 कार्बन C14 वाला होता और बचे हुए 5 कार्बन C12 वाले होते. बट दे गेट अमेज्ड टू नो कि जो ग्लूकोज बना एट द एंड ऑफ द होल प्लांट में, जब ग्लूकोज देखा उन्होंने, तो वो ग्लूकोज में सारे के सारे कार्बन C14 वाले थे. इसका मतलब आप CO2 तो 1 दे रहे थे, लेकिन फिर भी ग्लूकोज में 6 CO2 कैसे आ गए, और RUBP कहाँ चला गया? RUBP के 5 कार्बन कहाँ गए? तो बाद में हमें पता चला कि भाई RUBP तो रीजनरेट हो जाता है. RUBP के जो आपने 5 कार्बन दिया था, 1 यूनिट जो दिया था, वो एज इट इज बाहर आ गया. और ये C3 साइकिल कम से कम 6 बार चली, ताकि 6 बार CO2 इन्वॉल्व हो सके और फिर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो. Right, means that C3 pathway or the Calvin cycle is not a single step reaction. ये single step reaction नहीं है. It is involving, right, the 3 steps to be done in a coordinated manner, right, in the complete आपका step wise manner. कि पहला step will be the carboxylation, जहाँ पर आप डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बना सकते, आप एक इंटरमीडिएट बनाओगे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे, वो स्टेबल प्रोडक्ट आगे रिडक्शन करेगा, रिडक्शन के बाद इट विल गो फॉर द रीजनरेशन एंड फाइनली ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी. समझ आया पॉइंट सबको अच्छे से, राइट. तो अब हमें ये पता चल गया कि RUBP का रीजनरेशन कराना जरूरी है, और ग्लूकोज में सारे के सारे कार्बन किसके आते हैं? CO2 के. ठीक है. तो अब उन्होंने क्या किया, जब CO2 को प्राइमरी एक्सेप्टर से एक्सेप्ट कराया, विच इज RUBP, राइट, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए था, बट 6 की जगह यूबिस्को ने कैटालिसिस करके इसको ब्रेक कर दिया इन 2 units of 3 कार्बन प्रोडक्ट, 3 PG, राइट. तो क्या बना दिया यहाँ पर? 2 units of 3 phosphoglycerate. तो पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना, इसी वजह से पाथवे को नाम दिया C3 साइकिल. Got this thing everyone? Right, समझ आई रिएक्शन सबको अच्छे से, राइट. सो वी से प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, फटाफट से, who is the primary CO2 acceptor? RUBP. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में. प्राइमरी कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम, रुबिस्को. प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA. करेक्ट, राइट, दैट इज 3PGA. 3 नहीं भी लिखोगे, PGA भी लिखोगे तो भी चलेगा. फॉस्फोग्लिसरेट. पहला स्टेप क्लियर सबको अच्छे से? Yes, ma'am. Done. Shall I move to the second?
नोटेड। मैम पीजीए CO2 से ही बना है ना, क्योंकि रिबिस्को तो यूज नहीं होता, वैसे आ जाता है। नहीं, रिबिस्को का भी गया ना, 3 कार्बन है ना, तो अब हमारे पास 1 कार्बन CO2 का, 2 कार्बन RUBP के 1 यूनिट में, फिर आपका यहाँ पर बचे हुए कार्बन किसके अंदर, नेक्स्ट पीजीए के अंदर। मतलब इसमें से एक पीजीए ऐसा होगा जिसमें 1 CO2 वाला होगा कार्बन, बाकी के 2 कार्बन RUBP के होंगे। फिर उसके बाद आपका राइट नेक्स्ट जो पीजीए दूसरा यूनिट बनेगा उसमें तीनों के तीनों कार्बन किसके होंगे, RUBP के होंगे। समझ आया। पीजीए जो है वो किसका डोनर है, इट इज कमिंग अप एज अ डोनर ऑफ दी, और डोनर कह रही सॉरी, कमिंग अप एज एन एक्सेप्टर ऑफ दी CO2 ओनली। ठीक है, कंप्लीट हुआ पॉइंट, समझ आया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना प्लीज। अगर मेरे पास पीजीए मैंने बनाना है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है, तो मेरे पास सबस्ट्रेट एक कार्बन का और एक 5 कार्बन का है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 1 यूनिट जो बनाऊंगी 3 कार्बन वाली, उसमें 1 CO2 जाएगा, बचे हुए 2 कार्बन RUBP के जाएंगे। अब RUBP के कितने कार्बन रह गए, 3 कार्बन रह गए, वो 3 कार्बन मिलके तो नेक्स्ट यूनिट ऑफ पीजीए बना देंगे। इसका मतलब जो 2 यूनिट पीजीए की बन रही है उनमें से 1 यूनिट किसकी रहेगी, आपकी CO2 वाली, और बची हुई दूसरी यूनिट आपकी किसकी रहेगी, पूरी की पूरी RUBP वाली। अब समझ आया पॉइंट? यस मैम। कंप्लीटेड यहाँ तक बचा। राइट, रिडक्शन पे चलें ना। ये होगा ना कि जैसे 2 यूनिट है तो 1 यूनिट के अंदर जो है RUBP के 3 कार्बन, और दूसरे वाले यूनिट में 1 कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, प्लस में 2 यूनिट्स जो 2 कार्बन होंगे RUBP से जो बच गए हैं 3 के बाद। बिल्कुल राइट। नाउ रिडक्शन। अब हमने 2 यूनिट यहाँ पर लिए पीजीए के, इसको सबसे पहले चेंज कर दिया 2 यूनिट्स ऑफ 1,3-BPG। मतलब मैंने यहाँ लिए 2 यूनिट्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। अब मैंने नहीं लिखा तो ये ऑब्वियस है कि 3rd पोजीशन पे फॉस्फोरस है इस पे, ठीक है। और यहाँ मेरे पास बने 2 यूनिट्स ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। इसका मतलब आपने इस ग्लिसरेट पे फॉस्फेट फर्स्ट पोजीशन पे भी डाल दिया और 3rd पोजीशन में भी डाल दिया। क्या आपने फॉस्फोराइलेशन किया? हैव यू डन फॉस्फोराइलेशन, एडिशन की फॉस्फेट ग्रुप की? राइट, यस मैम। अगर फॉस्फेट ग्रुप डाला होगा तो कहाँ से उठाया होगा, ATP से। ATP से 2 ATP को किसमें चेंज कर दिया, ADP में, एंड यूजिंग द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। ATP के साथ काम करने वाला तो हमेशा काइनेज होता है, तो हमने कहा यहाँ पर हमने बना दिया 2 यूनिट्स ऑफ 1,3-BPG। Correct, right, and this first reaction is called phosphorylation reaction and it is a reversible reaction। लेकिन हम तो अभी एक ही डायरेक्शन में करा रहे हैं, but there can be reaction can be reversible as well। ग्लाइकोलिसिस में रिवर्सिबल वे में चलती है। डन यहाँ तक। अब जो 2 यूनिट 1,3-BPGA की बनी है, ये कन्वर्ट हुई 2 यूनिट्स ऑफ PGAL में। मतलब it get converted into 2 units of phosphoglyceraldehyde। Now quickly tell me guys, इस रिएक्शन में आप रिडक्शन करा रहे हो सबस्ट्रेट का या ऑक्सीडेशन करा रहे हो? ऑक्सीडेशन। सॉरी, रिडक्शन नहीं हो रहा। फॉस्फोग्लिसरेट कार्बोक्सिलिक एसिड COH, उसे चेंज करा रहे रिडक्शन हो हो रहा है। एल्डिहाइड CHO, तो COH से CHO आ रहे हो तो रिडक्शन ही तो कर रहे हो, ठीक है ना। अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं इस जगह पे, तो बीइंग अ रिडॉक्स रिएक्शन किसी को ऑक्सीडेशन भी करना पड़ेगा। तो हमने कहा ऑक्सीडेशन किसका करें, तो हमारे पास पड़े हुए NADPH+H+, उसको मैंने चेंज कर दिया 2 यूनिट्स ऑफ NADP+। हो गया NADPH+H+ का ऑक्सीडेशन। एंड एट द टाइम
NADP प्लस बन गया हमारे पास। प्लस एक चीज और नोटिस की हो तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी हट रहा है, फॉस्फेट ग्रुप भी हट रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर 2PI भी बाहर आ गए, फॉस्फेट भी बाहर आ गए। तो हमने यहाँ पर 2 फॉस्फेट भी बाहर निकाल दिए बिकॉज दिस इज 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो आपने फर्स्ट पोजीशन से किसको बाहर निकाल दिया, फॉस्फेट को। थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट बस आपका लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन से आपका फॉस्फेट हट चुका है, राइट। तो 2 फॉस्फेट आपके बाहर। हाँ जी मैम, हाँ फॉस्फेट तो हम मैम 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद नहीं हटाएंगे, यहाँ पे तो मैम सिर्फ नहीं बेटा, फॉस्फेट भी जाता है, H3PO4 की फॉर्म में बाहर आता है, मैंने PI लिखा है उसको। फॉस्फोग्लिसरेट तो आपने पहले ही बना रखा था ना मैम, ATP से यहाँ ना, इससे ऊपर वाले स्टेप में होता है शायद। बच्चे स्टेप इसलिए रटते नहीं है ना, फॉस्फोग्लिसरेट को आपने पहले चेंज किया 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, तो आपने एक फॉस्फेट डाला तो आपने ATP से डाला। अब आपने 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में चेंज किया, साफ साफ दिख रहा है, हमने एक फॉस्फेट निकाल दिया तो हमारे पास PI बाहर आ गया, राइट। ठीक, इसलिए हमेशा स्टेप को समझो और एंजाइम का नाम समझो कैसे बनाया है। डोंट जस्ट गो फॉर क्रैमिंग अप, क्योंकि उसके बेसिस पे जितनी रिएक्शन है सब मगलप कर दोगे, राइट। तो हमेशा प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट को समझ के करना है। तो अब हमने क्या किया इसके अंदर, हमने बेसिकली राइट रिएक्शन जो करी है उसमें NADPH प्लस H प्लस से H प्लस हटाया। तो मैं एंजाइम को नाम दे दूं फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, and the reaction is again reversible reaction। तो एंजाइम का नाम इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से दिया गया। तभी सबस्ट्रेट उसने, हम एंजाइम का नाम कैसे देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम देते हैं पहले, फिर एंजाइम की एक्टिविटी देते हैं। तो जब ATP आ जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी काइनेज हो जाती है, जब हाइड्रोजन हटा रहे हो तो एंजाइम की एक्टिविटी डिहाइड्रोजनेज हो गई। रिवर्सिबल मैनर में क्योंकि रिएक्शन को रीड करते हैं, राइट, जनरली, लेकिन अभी केल्विन साइकिल में हम इसकी फॉरवर्ड मैनर में रीड कर रहे हैं, तो हमने एंजाइम को नाम सिर्फ दिया है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। इस पूरे प्रोसेस को हमने रिडक्शन का नाम दे दिया। कंप्लीटेड यहाँ तक, राइट? यस मैम। मैम इसमें 2 फॉस्फेट्स और निकलने चाहिए ना मैम? क्यों मैम वो BPGA वाले। हाँ तो BPGA वाले तो निकाले बेटा। BPGA में कितनी जगह फॉस्फेट है, 1 और 3, तो फर्स्ट वाला निकाला ना। यस मैम। एक मॉलिक्यूल से निकला फर्स्ट वाला, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से फर्स्ट वाला, कितने फॉस्फेट निकले, 2। इसमें तो दे रहे हो ना फॉस्फेट, तो 2 ही तो फॉस्फेट निकलेंगे। यस मैम। ठीक है, तो 2 यूनिट PGA के आपने चेंज कर दिए 2 यूनिट PGAL में, यू जस्ट चेंज इनटू PGAL। अगर मैं सिंगल रिएक्शन में लिख दूं इसको, जहां पर आपने 2 ATP यूज किए और कन्वर्ट कर दिए 2 ADP में, आपने 2 PI भी बाहर निकाल दिए और 2 NADPH प्लस H प्लस को ब्रेक करके आपने 2 NADP प्लस भी बाहर निकाल दिए, करेक्ट, राइट। इनटू का मतलब मल्टीप्लाई जो किया ना, 2 मल्टीप्लाई PGA, तो मल्टीप्लाई मीन्स 2 यूनिट्स हैं, सेकेंड पोजीशन नहीं है ये, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। तो दिस इज कॉल्ड एज द phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, and this is called 3-phosphoglyceraldehyde. Is this point clear to everyone? Yes ma'am. Reaction clear? Done है। अब हमने कहा if Calvin cycle, क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाना है, run 6 times, 6 बार अगर मैं चलाती हूँ, तो अब मुझे बताओ क्या होगा अगर मैं 6 बार रिएक्शन को रन करती हूँ, तो कितने CO2 लेके चलूँ? 6 CO2 ले लूँ पहले स्टार्टिंग में। Yes मैम। RUBP कितने? 6। ठीक है,
प्रोडक्शन किसकी हो जाएगी रुबिस्को के थ्रू? 18 12 18 कैसे? डबल तो करना है, NADPH 6 करना है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? NADPH कहाँ से आ गया? CO2 प्लस RUBP, राइट। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं? 2 PGA बन रहे थे, 6 बार चलाओगे तो कितने PGA बनेंगे? 12। यस मैम। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। फिर 12 PGA जो थे हमारे पास वो कन्वर्ट हो गए 12 PGAL के अंदर, यस मैम। जो वापस 3 कार्बन, राइट। जहां आपने 12 ATP यूज किए, 12 ADP प्रोड्यूस किए, 12 PI प्रोड्यूस किए एंड 12 NADP H+H+ को यूज करके 12 NADP प्लस प्रोड्यूस किए। यस मैम। हो गया क्लियर यहाँ तक? यस मैम। जिसमें से ये स्टेप आपका स्टार्टिंग वाला कार्बोक्सिलेशन एंड दिस स्टेप इज रिडक्शन। कंप्लीटेड यहाँ तक? Understood everyone? Yes, ma'am. Clear पूरा process? यस मैम। Now the third step. 5-7 minutes और लगेंगे, ये भी आपका फिर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि बीच में अगर छूट गया फिर ब्रेक हो जाएगा रिदम इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? राइट, एंड आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी 5-10 मिनट्स में। ओके गाइस, कार्बोक्सिलेशन किया, रिडक्शन किया, अब टास्क किसका आया? रीजनरेशन। सिंपल स्टेप है, ध्यान से समझिए। 12 यूनिट PGAL के हैं मेरे पास, करेक्ट? 12 यूनिट ऑफ PGAL आ गया। 12 यूनिट जो PGAL के हैं हमारे पास, इसको मैं ब्रेकअप कर देती हूँ इन 10 यूनिट्स ऑफ PGAL एंड 2 यूनिट्स ऑफ PGAL। एंड PGAL का नाम पता है क्या देते हैं हम? ट्रायोज फॉस्फेट। ये सबसे पहला मोनोसैकेराइड है, सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड इट इज कॉल्ड। और ये पढ़ते भी हो ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट? ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड व्हिच इज बीइंग फॉर्म, जिससे आगे आप और सारे मोनोसैकेराइड्स बना सकते हो। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड ट्रायोज फॉस्फेट शुगर, इसे हम नाम देते हैं ट्रायोज फॉस्फेट शुगर, राइट? याद रहेगा सबको पॉइंट ये, राइट? अब कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझना। 12 PGAL हैं, हमने 10 और 2 PGAL के ग्रुप में इसे क्लासिफाई कर दिया। अब जब 10 और 2 PGAL के ग्रुप में मैंने इसे क्लासिफाई किया, ड्यूरिंग दैट सिनेरियो ये 10 PGAL को मैंने यूज किया और फॉर्म कर दिया 6 यूनिट्स ऑफ राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट विच इज कॉल्ड RUMP। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं बीच में, कोई करने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, राइट? सिर्फ ध्यान रखना है कैसे। PGAL में कितने कार्बन है? 3। टोटल 10 PGAL में कितने कार्बन हो गए? क्विकली, हाउ मेनी कार्बन इन द 10 PGAL? 30। 30। RUMP में कितने कार्बन है? 6। 5 है। सॉरी 5। RUBP RUMP कोई भी ले लो, होंगे तो 5 ही ना। ठीक है, 5 into 6 30 हो गए कार्बन बैलेंस। 30। ठीक है, आपने 3 कार्बन की जगह प्रोडक्ट 5 कार्बन का बना दिया, 10 की जगह 6 बना दिया। यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। अंडरस्टूड। अब ये जो 6 RUMP हैं, क्या इसमें मुझे फॉस्फेट डालना पड़ेगा RUBP बनाने के लिए? यस मैम। क्या मैं 6 ATP डालूं और उसमें से 6 ADP बनाऊं, ताकि मेरे पास यहाँ पर टोटल 6 यूनिट्स ऑफ राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बन जाए? यस मैम। which is RUBP. Have we done with the regeneration? This is called RUBP regeneration.
कंप्लीटेड एवरीवन, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? आरयूबीपी कैसे बन गया? डन? यस मैम। गुड। अब ये दो पीजीएल है मेरे पास, मैंने क्या किया, इस पीजीएल को आइसोमराइजेशन कर दिया इसका, और अगर थोड़ा ग्लाइकोलिसिस सबको याद हो तो अब हम उसका रिवर्स चलाने वाले हैं, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, राइट। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये क्या होता है हमारे पास, फॉस्फोग्लिसरा एल्डिहाइड। PGAL और DHAP को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा? 6 कार्बन। 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनेगा, कैन आई से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट? यस मैम। ठीक है, 6 कार्बन का प्रोडक्ट आ गया, और 2 फॉस्फेट कैसे आ गए? एक फॉस्फेट PGL से और एक फॉस्फेट DHAP से। DHAP से, यस करेक्ट ना? गुड। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को अगर मैं इसमें से फॉस्फेट बाहर निकाल दूं, देन आई एम हैविंग द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को आइसोमराइज करा दूं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फेट को बाहर निकाल दूं तो ग्लूकोज, यही तो चाहिए था हमें। Am I right? यस मैम। Done? Right. तो अब अगर हम ओवरऑल इक्वेशन इसकी लिखें, if I write the overall equation, तो मैंने कहा 6 CO2, 6 RUBP थे। अब PGA लिखने की तो जरूरत नहीं है, मेरे पास एक ग्लूकोज बन गया, प्लस कितने RUBP बाहर आ गए? 6 6 RUBP बाहर। कितने ATP यूज हुए? मैम 18 18 ATP have been used, yes to produce 18 ADP. 12 NADPH plus H plus have been used यस मैम। to produce 12 NADP plus. यस मैम। That's the overall Calvin cycle. Understood till here? यस मैम। Right? Good. Right, so any point over here, कोई point जो clear ना हो, पूरा Calvin cycle का समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। गुड। राइट, तो अब ये पूरा रिवाइज करना है Calvin cycle, C3 cycle। ये सारे जितने आपने लास्ट में बताए हैं, ये रिवर्सिबल है ना? नहीं, सब रिवर्सिबल नहीं। ये जो ये नहीं है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज, ये रिवर्सिबल है, और एक ये रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल कोई नहीं है। फाइन, ओके। यस मैम। completed? Okay guys, right, so this is where we wind up with the C3 cycle or the Calvin cycle। यहाँ तक का अच्छे से प्रोसेस पूरा रिवाइज करना है, राइट, पूरा C3 साइकिल रिवाइज होना चाहिए संडे की क्लास तक, ताकि हम आगे C4 कैम फोटो रेस्पिरेशन करके डार्क रिएक्शन फिनिश कर सकें। ठीक है बच्चा? राइट, यस मैम। यस मैम। राइट, सो वाइंडिंग अप ओवर हियर, राइट, रिवाइज द होल टॉपिक, यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करना है। आई विल शेयर द नोट्स विद यू एंड देन कंप्लीटली रिवाइज द होल, राइट? थैंक यू मैम। Okay guys, so bye, take care, enjoy, and we'll meet you in the coming session. Thank you ma'am। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.